वेलकम टू रिमोटोलॉजी मास्टर क्लास मॉड्यूल 2 का लेक्चर 4 आज हम रिकॉर्ड करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने रोमेटॉइड आर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी को देखा है, डायग्नोसिस कैसे करना है उसको सीखा, अर्ली इंटरवेंशन को, इन चीज़ों को हमने जो है वो मुकम्मल तौर पर बहुत ही डिटेल के साथ जो है हमने समझने की कोशिश की। आज के लेक्चर में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो अक्सर औक़ात मिस हो जाता है और जिसकी वजह से मरीज़ों की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ जाती है और जिसके बारे में पाकिस्तान में स्पेशली अवेयरनेस बहुत कम है। और वो ये है कि आरए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इन्हीं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस पर होगा और स्पेशली पल्मोनरी और ऑकुलर एनवायरनमेंट जो है उस पर इसके अलावा कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस और मैनिफेस्टेशन उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये आपने बात एक अपने माइंड में रख लें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो सिर्फ जॉइंट पेन के डिजीज़ नहीं है, ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये एक सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो बॉडी का हर ऑर्गन है उसको इन्वॉल्व कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ सिर्फ जोड़ों की जो पेन है उससे नहीं मरते, वो कार्डियोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे मरते हैं, वो पल्मोनरी जो डिजीज़ेज़ हैं उनसे मरते हैं, वो इन्फेक्शन से मरते हैं। तो ये एक रियलिटी है और इसको आप जो है वो ज़हन नशीन करें। उसको इसलिए बहुत ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप एक कंप्लीट डिज़ीज़ के तौर पर मैनेज करें, ना सिर्फ़ कि आप जॉइंट डिज़ीज़ के तौर पर आप इसको देखें कि हमने जैसे जॉइंट पेन्स को मैनेज करना है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज हम इस लेक्चर में बेसिकली जो है मैं कोशिश करूँगा कि हम कुछ चीज़ों को आगे लेके चलें। मेरे लिए मुश्किल है जो है ओपीडी के साथ और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के साथ वीक में 2 दफ़ा लेक्चर रिकॉर्ड करना, क्योंकि पहले लेक्चर की प्रिपरेशन है। ऐसे नहीं होता कि मैं जब भी फ्री होता हूँ और मैं फिर लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैंने पहले प्रिपेयर करना है लेक्चर को, मैंने पॉइंट्स मैनेज करने हैं, फिर आप लोगों के साथ जो है मैंने डिस्कशंस करनी है। तो और फिर वीक में जो है 2 लेक्चर्स मेरे लिए मुश्किल था, तो अब मैंने डिसाइड किया है और मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ कि मैं वीक में अब 1 लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और इससे ये बेनिफिट भी होगा कि आप लोग भी जो है वो तसल्ली से और एक ही लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो आज हम जो है वो पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस जो है उनको बहुत, उनकी तमाम जो उसकी फॉर्म्स हैं उनको बहुत ही डिटेल से समझेंगे। स्पेशली आईएलडी, आईएलडी यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। प्लूरल डिजीज़ को भी हम देखेंगे, पल्मोनरी जो नोड्यूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है उसको हम देखेंगे और जो एयरवे डिजीज़ेज़ हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली तो पल्मोनरी पे मेरा फ़ोकस रहेगा, उसके अलावा फिर हम जो है ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस को कवर करेंगे। ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस में बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो स्क्लेराइटिस है, एपिस्क्लेराइटिस है, केराटो कंजक्टिवाइटिस सिका है, पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटिटिस है और इसके अलावा क्या है, यूवेइटिस है। और इसके अलावा हम और जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं उनको भी कवर करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो आप कह सकते हैं आरए की डिटेल के साथ और कंप्लीट सिस्टेमिक पिक्चर जो है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह इस लेक्चर में आप जो है वो इस चीज़ों को अच्छे से जो है ना सिर्फ आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बल्कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस का जो एक्चुअली एपिडेमियोलॉजी को हम जो है पहले शुरू एपिडेमियोलॉजी से करते हैं। एपिडेमियोलॉजी में आरए मरीज़ों में एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस का प्रिवेलेंस कितना है, पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि तकरीबन 40% जो आरए पेशेंट्स होते हैं वो लाइफ टाइम में, पूरी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस उनमें ज़रूर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% जो है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस जो है वो आ सकती हैं। और ये मैनिफेस्टेशन किन में ज़्यादा आएंगी? जिनमें पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं। कौन से? उनमें जो सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि रूमेटॉइड फैक्टर एंटी-सीसीपी पॉजिटिव है, उनमें ज़्यादा आती हैं। सीरो नेगेटिव में भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा उनमें आएगी जो सीरो पॉजिटिव होंगे। पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर वाले मरीज़ कौन से होते हैं? जिनमें हाई टाइटर होगा एंटी-सीसीपी, डिजीज़ एक्टिविटी हाई होगी, स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज़ेज़ जो है उसका रिस्क जो है इन तरह के पेशेंट्स में बढ़ जाता है। इनको हम जब वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो नोड्यूल्स सबसे पहले जो है वो मैं, सॉरी लाइट चली गई है, अच्छा जी लाइट आ गई है। तो
जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है नोड्यूल्स, सबसे कॉमन है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स में। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? नोड्यूल्स हैं। उसके बाद क्या है? पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट को कोई जो गाइडलाइंस है वो सेकंड नंबर पे रखती हैं, कुछ जो है वो थर्ड नंबर पे रखते हैं कि या सेकंड या थर्ड जो है वो सबसे कॉमन है पल्मोनरी नोड्यूल्स जो है। और इसी तरह एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस जो है उनकी प्रेजेंस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सेवेरिटी को बढ़ा देती है और मोर्टेलिटी भी साथ में बढ़ जाती है। कुछ जो है स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि लार्ज कोहॉर्ट स्टडी एक मैं देख रहा था, उसने बताया कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर आरए वाले मरीज़ों में मोर्टेलिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है होती है कंपेयर टू कौन से जो आर्टिकुलर ओनली जो है वो आरए थे। तो नोड्यूल्स की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले नोड्यूल्स से ही शुरू कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो उन दूसरे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ रोमेटॉइड नोड्यूल से शुरू करते हैं। रोमेटॉइड नोड्यूल क्योंकि ये सबसे कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर है और पाकिस्तान में अक्सर जो है वो मिस्टेकनली किसी और कोई और चीज़ ही समझ लिया जाता है। जो रोमेटॉइड नोड्यूल्स हैं वो तकरीबन 20 से 30% आरए जो पेशेंट होते हैं उनमें हो सकते हैं। ये क्या होंगे? ये हार्ड होते हैं, सबक्यूटेनियस होते हैं, नॉन टेंडर जो है वो लम्प्स होते हैं और जो प्रेशर पॉइंट्स पे स्पेशली बनते हैं, स्पेशली प्रेशर पॉइंट्स से बनते हैं। सबसे कॉमन लोकेशन होती है ओलिक्रोनन की, यानी कोहनी के जो पिछली सतह है वहाँ पे, और इसके अलावा ये एक्सटेंसर सरफेस ऑफ फोरआर्म पे बनते हैं। इसी तरह एक्सटेंसर सरफेस ऑफ फोरआर्म पे यहाँ पे अक्सर औकात बनते हैं। फिर ये ऑक्सीपिट पे बन सकते हैं, ये सैक्रम पे बन सकते हैं, ये एक्लेस टेंडन पे बन सकते हैं, और इसके अलावा ये फिंगर की एक्सटेंसर जो टेंडन्स हैं वहाँ पे भी ये बन सकते हैं। तो ये जो है आरए नोड्यूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हिस्टोलॉजिकली जो नोड्यूल्स का जो अगर हम इसकी हिस्टोलॉजिकली हम इसकी डिस्कशन करते हैं तो हिस्टोलॉजिकली जो नोड्यूल्स का जो मेन पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, उसमें फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस होती है बेसिकली, जिसके जो है इर्द गिर्द क्या होता है, उसका एक रिंग सा बनता है। वो क्या होगा? वो होगा पेलिसेडिंग मैक्रोफेजेस का। और इसके अलावा क्या होता है, एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट की लेयर भी होती है। रिंग के गिर्द क्या होती है? एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट की लेयर होती है। दोबारा रिपीट करता होता हूँ कि ये जो होगा इसमें फैब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी, रिंग उसके गिर्द क्या बनेगा, उसके गिर्द क्या हो, पेलिसेडिंग मैक्रोफेजेस होगा, और उसके फिर अगेंस्ट क्या होगा, एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट की लेयर होती है। और बाहर क्या होगा, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी। लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन बाहर वाली साइड होगी। नोड्यूल्स जब मौजूद हो, इनकी प्रेजेंस होगी, तो आरए फैक्टर की पॉजिटिविटी से जो है वो ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं। एनटीसीसीपी पॉजिटिविटी या रिमेटाइड फैक्टर की पॉजिटिविटी, उससे ये है स्ट्रांगली एसोसिएट करते हैं। और पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का जो है ये एक मार्कर है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है ऊपर ही। यह एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्ल आपको बताने लगा हूँ यहाँ पे। इसको हम रिलेट करते हैं जो आरए नोड्यूल्स हैं इनको एमटीएक्स यानी मिथोट्रेक्सेट से। मिथोट्रेक्सेट जो पेशेंट ले रहे होते हैं उनमें पैराडॉक्सिकली जो नोड्यूल्स वैसे बढ़ सकते हैं, हालांकि डिजीज एक्टिविटी कंट्रोल हो सकती है। इसे हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटेड नोड्यूलोसिस कहते हैं। तो वैसे मिथोट्रेक्सेट वाले पेशेंट्स में बहुत रेयर होता है, लेकिन नोड्यूल्स समटाइम बढ़ सकते हैं। लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट आपने करना होता है। अगर एमटीएक्स यानी मिथोट्रेक्सेट पर नोड्यूल्स अगर बढ़ें तो मिथोट्रेक्सेट को हम लिफ्लिनोमाइड से जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं, और साथ में एचसीक्यू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो ऐड करें, जो कि नोड्यूलोसिस जो है उसको एचसीक्यू कम कर सकती है। ये भी एक एचसीक्यू का फीचर है। वैसे तो जो है मैं कुछ गाइडलाइंस को भी डिस्कस करूँगा कि जो सितंबर 2025 में आई हैं एचसीक्यू के रोल में, आरए में रोल में, लेकिन इसी जो है हम मॉड्यूल में एचसीक्यू को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर जो है एसएलई में भी डिस्कस करेंगे, एचसीक्यू को इधर डिस्कस करेंगे। तो अगर आरए नोड्यूल्स हैं तो फिर आप एचसीक्यू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को ऐड कर सकते हैं, और जो ये क्या कर सकती है, नोड्यूलोसिस को कम कर सकती है। आरए नोड्यूल हो गया। इसके बाद है जी पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस पर हम आते हैं, और यही जो है वो आज के लेक्चर का सबसे, मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट होगा, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस। आरए से एसोसिएटेड पल्मोनरी जो डिजीज़ेज़ हैं वो मल्टीपल फॉर्म्स में आती हैं। कोई ये नहीं है कि आरए से एसोसिएटेड पल्मोनरी डिजीज़ को एक है, हम कहें कि उसे एक को डिस्कस, ये नहीं है कि मल्टीपल फॉर्म्स हैं, और हर एक फॉर्म की अपनी एक अलग अलग जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, उसका डायग्नोसिस अलग तरह से है, उसकी मैनेजमेंट अलग तरह से है। तो पल्मोनरी
मैनिफेस्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी RAILD, क्योंकि ये RA पेशेंट्स में मोर्टेलिटी की दूसरी बड़ी काज है। मैंने बताया है कि जो पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस हैं जो उनको सेकंड या थर्ड नंबर पे रखा गया है, ILD जो है वो RA पेशेंट्स में मोर्टेलिटी की सेकंड मेजर रीज़न है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस के बाद आती है। पहले नंबर पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, उसके बाद पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस, उनमें ILD आती है। एपिडेमियोलॉजी के ऊपर भी मैंने जैसे RA नोड्यूल्स की हमने बात की थी, तो इसमें ILD RA-ILD की जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें सब क्लिनिकल जो ILD है, जो सब क्लिनिकल ILD है यानी HRCT पर चेंजेस हैं लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, ये तकरीबन 50% जो RA पेशेंट हैं उनमें होती है सब क्लिनिकल ILD। फीचर्स होंगे HRCT पे, चेंजेस होंगी लेकिन पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होगा, तो सब क्लिनिकल तो 50% होगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट जो ILD है वो तकरीबन 5 to 10% पेशेंट्स में होती है। RA-ILD के रिस्क फैक्टर कौन से हैं? उसमें क्या शामिल है? मेल जेंडर। हालांकि RA क्या है, फीमेल में ज़्यादा जो है वो होती है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर जो RA-ILD अगर मेल में है तो उसमें ILD के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ILD क्योंकि जो है वो मेल्स में अगर होती भी है तो वो बहुत ज़्यादा सवेयर होती है। और साथ में स्मोकिंग है। फिर इसका मेल और स्मोकिंग का भी बड़ा ताल्लुक है। स्मोकिंग है, हाई टेटर RA फैक्टर या NTCCP उसका हाई डिजीज़ एक्टिविटी का ताल्लुक है, और ओल्ड एज पे RA का ऑनसेट, ये भी जो है ILD का एक जो है वो रिस्क फैक्टर है। मर्दों के हवाले से क्यों अहम है मेल्स में? क्योंकि पाकिस्तान में जो स्मोकिंग प्रिविलेंस है वो मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है पाकिस्तान में, इसलिए मेल जो RA के पेशेंट होते हैं उन मरीज़ों में ILD स्क्रीनिंग आपने खासूसन जो है वो करनी होती है। अक्सर औक़ात क्या होता है, हम पेशेंट्स को जब डिस्कस करते हैं उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं, उनको HRCT टेस्ट लिख के दे दें। मैं बुकिंग पे मोस्टली मुझे अगर रिस्क फैक्टर्स हों तो मैं करवाता हूँ, तो पेशेंट जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो फ्री में टेस्ट हो गया। आज भी जो है मुझे एक पेशेंट का, उसने जब टेस्ट देख लिए तो उसको नहीं समझ के स्क्रीनिंग पर्पज़ भी कोई चीज़ होती है, वो कहता है डॉक्टर साहब ये जब टेस्ट आने ठीक थे तो आपने हमसे क्यों करवाए? तो ये मामलात पेशेंट्स के जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन आपने फिर भी जो है वो स्क्रीनिंग लाजमी तौर पर करवानी है। RA-ILD की अब पैथोफिजियोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। RA-ILD की जो पैथोफिजियोलॉजी है इसमें भी वही इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं जो जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन से होते हैं वहाँ पे होता है TNF अल्फा, यहाँ पे भी TNF अल्फा, इंटरलेकिन 6 है, इंटरलेकिन 17 है। ये लंग इंटरस्टिशियम में भी इन्फ्लेमेशन जो है वो बनाते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट लंग टिश्यूज़ जो है उनमें भी क्या होता है, एबिरेंटली एक्टिवेट हो जाते हैं, और क्या होता है, फाइब्रोसिस का जो है वो एक काज बन जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, TNF अल्फा, इंटरलेकिन 6, इंटरलेकिन 17 है, ये इनके अलावा और भी कुछ है, TGF बीटा। ये TGF बीटा यानी ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा फाइब्रोसिस का सबसे अहम ड्राइवर है। मैं चीज़ों को रिपीट कम करूँगा ताकि जो है हमारा टाइम जो है वो 1 घंटे में ही हमारा लेक्चर जो है वो कवर हो जाए। TGF बीटा क्या करता है? ये भी फाइब्रोसिस का सबसे अहम ड्राइवर है। ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस किस तरह से स्टोलिनेटेड प्रोटीन जो है वो लंग में क्योंकि प्रेजेंट होती हैं, और एंटी स्टोलिनेटेड जो प्रोटीन एंटीबॉडीज़ हैं, वो हम जैसे NTCCP के जिक्र, एंटी स्टोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़ लंग टिश्यूज़ को भी टारगेट कर सकती हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि RA की जो स्टोरी है वो तो स्टार्ट ही लंग से होती है। हमने RA का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ क्योंकि स्मोकिंग से लंग स्टिमुलेशन जो है वो होती है, तो RA-ILD की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ ये जो हमने इंटरलिकन्स की बात की, ये सिर्फ जॉइंट्स को डैमेज नहीं करेंगे, ये लंग्स को भी डैमेज करते हैं। और RA-ILD की अब हिस्टोपैथोलॉजी को, जब हम हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स जो हैं उनको हम थोड़ा जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि ये प्रोग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है उसको गाइड ही इन्हीं हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स ने करना है, क्योंकि कुछ पैटर्न्स हैं जिनमें जो है वो है आउटकम बेटर आता है, और कुछ में जो है वो पोर प्रोग्नोसिस है। तो हम इनको भी हिस्टोलॉजिकल जो पैटर्न्स हैं उनमें 2 मेन पैटर्न हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट और जो प्रोग्नोसिस है वो इन पैटर्न्स के थ्रू ही होता है। RA-ILD में 2 सबसे कॉमन पैटर्न्स हैं, UIP यानी यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, UIP ये जो है, और इसके अलावा दूसरा क्या होता है, NSIP यानी नॉन स्पेसिफिक। एक है यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, दूसरा है नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये 2 पैटर्न्स होते हैं।
अब ये जो यूआईपी पैटर्न है, मैं अब कंप्लीट नेम लेने के बजाय यूआईपी और एनएसआईपी कहूँगा। यूआईपी पैटर्न रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड आईआरडी में सबसे ज़्यादा कॉमन है। यूआईपी क्या है? सबसे ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन 60% केसेस में यूआईपी होता है। ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का भी पैटर्न है। यूआईपी क्या है? इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का भी पैटर्न है, लेकिन आरएआईआरडी में यूआईपी का जो प्रोग्नोसिस है इडियोपैथिक यूआईपी से रिलेटेड जो है वो उससे कुछ बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट है वो अमीनो सप्रेशन से जो है वो कवर हो जाता है। उससे क्या होता है, अमीनो सप्रेशन से बेनिफिट मिल जाता है। तो यूआईपी वैसे जो है उसमें भी होता है, किसमें? उसका प्रोग्नोसिस इडियोपैथिक जो इन्फ्लेमेटरी उसमें है, इडियोपैथिक यूआईपी है उसकी निस्बत यहाँ पे बेहतर होता है, क्योंकि अमीनो सप्रेशन बेनिफिट दे जाता है। यूआईपी के बाद कौन सा पैटर्न आया था? ना, एनएसआईपी। एनएसआईपी क्या है? तकरीबन वो 60% था, ये 30 to 40% में होता है। इसका प्रोग्नोसिस यूआईपी से तकरीबन ओवरऑल बेहतर होता है। यूआईपी का अगर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है उसमें जो आरएआईएलडी में यूआईपी है उसका जो है प्रोग्नोसिस बेटर होता है ड्यू टू अमीनो सप्रेशन। और अगर फिर यूआईपी के मुकाबले में एनएसआईपी को देखा जाता है तो एनएसआईपी का प्रोग्नोसिस यूआईपी से बेहतर होता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन प्रीडोमिनेंट है और अमीनो सप्रेशन का जो है वो रेस्पॉन्स यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर होता है। किस तरह से पता चलेगा? एचआरसीटी पर। एचआरसीटी पर यूआईपी पैटर्न में क्या नज़र आएगा हमें, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी एचआरसीटी पे हम देखेंगे। अभी दोनों पैटर्न्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एचआरसीटी पे यूआईपी में क्या नज़र आएगा? बाईलेटरल बेजल जो होती है प्रीडोमिनेंट हनीकॉम्बिंग होगी। बाईलेटरल बेजल प्रीडोमिनेंट हनीकॉम्बिंग होगी यूआईपी पे। और इसके अलावा क्या होगा? ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस होगी। ये आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, बाईलेटरल बेजल प्रीडोमिनेंट हनीकॉम्बिंग नजर आएगी यूआईपी पे, ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस जो है वो आपको नजर आ सकता है। जबकि जो यूआईपी के अलावा अब एनएसआईपी में क्या नजर आएगा? उसमें बाईलेटरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होगी और सब प्लूरल जो है वो स्पेयरिंग हो सकती है। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूआईपी और एनएसआईपी के पैटर्न्स दोनों के हवाले से आपने ये बातें याद रखनी है। आरएआईएलडी की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या होगी? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा, यानी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस की तकलीफ है जो पहले एक्सर्शन में है और बाद में रेस्ट में भी। उसके अलावा ड्राई कफ होगी, फटीग हो सकती है, ये सारी जो है आर पेशेंट को वैसे भी होता है। तो आईएलडी को अंडरलाइनिंग डिजीज़ जो है उसके जो पीछे जो है ना वो यू कैन से कि अंडरलाइंग जो डिजीज़ होगी वो इस आईएलडी को मास्क कर देती है। आईएलडी उसके पीछे छुप जाती है, उसको चांस मिल जाता है, क्योंकि आर के पेशेंट में वैसे भी फटीग रह रही होती है, उसको एग्जर्शन पे सांस चढ़ा होता है। तो यहाँ यही सबसे बड़ा पिटफॉल है कि रूमेटॉइड पेशेंट जो पेशेंट होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उसकी जो डिस्निया है उसको सिर्फ इनीमिया समझा जाता है कि जी ये इनीमिया की वजह से इसको डिस्निया है, या डी कंडीशनिंग जो है वो आप समझ लेते हैं कि ये जो है या एनीमिया या डी कंडीशनिंग है। आपने उसको एनीमिया या डी कंडीशनिंग नहीं समझना। एग्जामिनेशन आप जब बात करते हैं आर ए में, तो एग्जामिनेशन में क्या चीज़ नजर आएगी? बेजल क्रेपिटेशंस होंगी। मैं एग्जामिनेशन में बेजल क्रेपिटेशंस होंगी। क्या होगा इसमें? क्या नज़र आ सकता है कि आपको जब आप एग्जामिनेशन करें बेजल क्रेपिटेशन वेलक्रो लाइक साउंड्स होंगी, वेलक्रो लाइक साउंड्स बेजल क्रेपिटेशंस होंगी। अच्छा, इसके अलावा आप जब एग्जामिनेशन करेंगे तो क्लबिंग आ सकती है, लेकिन आरएआईएलडी में ये क्लबिंग जो है वो कम कॉमन मतलब इतनी कॉमन नहीं है। किसके कंपैरिजन में? इन्फ्लेमेटरी सॉरी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के नतीजे में वहाँ पे क्लबिंग जो है ऑब्वियस होती है, लेकिन आरएआईएलडी में जो है आईपीएफ के मुकाबले में जो है वो क्लबिंग इतनी कॉमन नहीं होती। तो आरए का आपने डायग्नोसिस कैसे करना है? एक्सरे पे समटाइम एक्सरे पे जो है आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं बन सकता। चेस्ट एक्सरे वैसे आप देखें, चेस्ट एक्सरे की अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो है वो यू कैन से एक्सरे इज पुअर टूल फॉर डायग्नोसिस ऑफ आरएआईएलडी, बिकॉज तकरीबन 30% तक जो एचआरसीटी प्रूवन आईआरडी है उनमें चेस्ट एक्सरे जो है नॉर्मल हो सकता है। 30% पेशेंट को एचआरसीटी प्रूवन आईआरडी हो सकता है, ठीक है, और पेशेंट क्या है जब उसका एक्सरे कराया जाता है तो एक्सरे नॉर्मल हो सकता है। तो इसलिए ये है कि आपने जस्ट एक्सरे की तरफ नहीं जाना, आप एचआरसीटी की तरफ आपको जाना चाहिए। एचआरसीटी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर एचआरसीटी प्रूवन आईएलडी आपको नज़र आएगा फिर भी 30% पेशेंट में शायद एक्सरे नॉर्मल होगा, तो इसलिए एक्सरे पे आपने रिलाई नहीं करना। एचआरसीटी यानी हाई रेजोल्यूशन सिटी चेस्ट, ये है आरएआईएलडी की डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, एचआरसीटी
चेस्ट, HRCT चेस्ट करवाएं। अक्सर औकात पेशेंट जो है वो माइंड कर जाते हैं, वो कहते हैं जी आप हमारा क्यों करवा रहे हैं, गंठिया का इलाज करें, जोड़ों का दर्द है, आपको छाती से क्या प्रॉब्लम है, हमारे फेफड़े होंगे तो हम फेफड़े वाले डॉक्टर को दिखा लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप फेफड़े वाले डॉक्टर को दिखाएंगे तब तक जो है वो कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो HRCT के साथ आपने PFTs भी करवाने हैं, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम्स है लेकिन आपने फिर भी जो है स्टक रहना है गाइडलाइंस पे। HRCT के साथ PFT यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपने करने हैं। स्पेशली ILD में क्या आपको PFTs पे नज़र आएगा, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा। रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा यानी रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में क्या नज़र आएगा, FVC और TLC जो है वो कम हो जाएंगे, और रेशो जो है FEV1 और FVC की जो रेशो है वो या तो नॉर्मल होगी या ज़्यादा होगी, और DLCO यानी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग जो है वो कम होगी। ये ILD की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग जो है DLCO, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। दोबारा रिपीट कर दूं, PFTs पे आपको क्या मिलेगा, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा, FVC और TLC कम होंगे, DLCO जो है वो भी कम होगा, और रेशो जो है वो या तो नॉर्मल होगी या बढ़ी हुई। रेशो किसकी, FEV1 और FVC रेशो जो होती है ये या तो नॉर्मल होगी या बढ़ी हुई, लेकिन मोस्टली बढ़ी हुई होगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न बताया मैंने, FVC TLC कम है, DLCO कम है, रेशो जो है वो तकरीबन बढ़ी हुई होती है। तो ILD की सबसे सेंसिटिव जो है PFT पे फाइंडिंग क्या है, DLCO कम होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज। अगर आप BL जिसे कहते हैं, BL सिलेक्टिव केसेस में कर सकते हैं, लेकिन HRCT जो है वो ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड समझी जाती है। सर्जिकल लंग बायोप्सी जो है वो रेयर केसेस में हो, जब पैटर्न आपको अनक्लियर हो तो आपने सर्जिकल लंग बायोप्सी भी कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, एक्सरे करवाना है लेकिन वो पुअर टूल है, HRCT करवाई है, BL करवाया है, या फिर जो है सर्जिकल लंग बायोप्सी, वो बहुत ही रेयर केसेस में जब पैटर्न आपका क्लियर नहीं होगा, ये आपने करना है। ट्रीटमेंट को इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही जो है डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे हम जो है आपको मज़ीद जब ILD को हम अलग से भी कवर करेंगे तो फिर उसमें सिर्फ ILD का पैटर्न जो होगा उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके ट्रीटमेंट को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के हवाले से मैं यहाँ पे इस जो है लेक्चर में बताऊँ, यहाँ पर एक और जो है कम्प्लेक्सिटी है। कम्प्लेक्सिटी क्या है, वो ये है कुछ आरे जो ट्रीटमेंट्स हैं खुद ILD का काज या वर्सन जो है वो उसको कर सकते हैं, लेकिन इस पे कुछ गाइडलाइंस जो है वो स्टडीज़ कुछ और कहती हैं, कुछ स्टडीज़ जो है हक में है, कुछ अगेंस्ट है। मिथोट्रेक्सेट निमोनाइटिस जो है वो एक रेयर लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है मिथोट्रेक्सेट की। इस हवाले से कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि मिथोट्रेक्सेट को ऐड करना ही नहीं चाहिए, और अगर ऐड है ऑलरेडी चल रही है तो ILD प्रूवन हो चुका है तो फिर आप मिथोट्रेक्सेट को बंद करते हैं। कुछ स्टडीज़ कहती हैं मिथोट्रेक्सेट बेनिफिट देती है। ये यहाँ पे थोड़ी सी डिबेट है, लेकिन हम जो है ज़्यादा जो है एक्सेप्टेड स्टडीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वो क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और टिपिकली अर्ली होती है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मिथोट्रेक्सेट की वजह से, तो ट्रीटमेंट के जो इनिशियल फ्यू मंथ्स हैं उनमें अगर आपको बायलेटरल ओपेसिटीज़ मिल गई हैं और साथ में इजिनोफिलिया है और मिथोट्रेक्सेट बंद करने पर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू मिथोट्रेक्सेट। सम टाइम ये होता है कि पेशेंट को वैसे ILD है और हम कसूरवार ठहराएं मिथोट्रेक्सेट को, तो ऐसा नहीं है। मिथोट्रेक्सेट में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। मिथोट्रेक्सेट निमोनाइटिस जो है और RA-ILD, इसको डिफ्रेंशिएट भी बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है कि पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या MTX निमोनाइटिस है या RA-ILD है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट अलग है। मिथोट्रेक्सेट निमोनाइटिस, MTX निमोनाइटिस रिपीट करूंगा मैं, MTX निमोनाइटिस में MTX आपने स्टॉप करना और स्टीरॉइड देने, कंडीशन बेहतर हो जाएगी पेशेंट में। लेकिन RA-ILD अगर है और आप उसको मिथोट्रेक्सेट निमोनाइटिस समझ के जैसे मिथोट्रेक्सेट स्टॉप करते हैं, स्टीरॉइड दें और आप MMF ना ऐड करें या उसकी जो है HRCT ना देखें और उसकी जो है सर्विलेंस ना देखें, तो काम तो ख़राब हो जाएगा। तो RA-ILD में मिथोट्रेक्सेट जो है वो कंट्रोवर्शियल है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि इसको अवॉइड करें, लेकिन रेस्ट एविडेंस जो है वो क्या जो है ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि मिथोट्रेक्सेट खुद ILD का इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर नहीं है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि मिथोट्रेक्सेट जो अगर ILD का पेशेंट है उसमें ILD में बेनिफिट देती है, लेकिन
ये डिबेट है और ये कंटिन्यू रहेगी। तो जिन मरीज़ों में प्री एग्जिस्टिंग आईएलडी है तो उनमें आप चाहिए कि आप मिथोट्रेक्सेट से एहतियात करें, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सेप्टेड स्टडीज़ यही कहती हैं, और उसको मिथोट्रेक्सेट से लिफ्लिनोमाइड जो है वो पे शिफ्ट कर दें या उसको कम अज़ कम कंसिडर ज़रूर करें। लेकिन डिबेट मैंने आपको बता दी है कि मुख्तलिफ 3 किस्म की जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। लिफ्लिनोमाइड भी जो है वो रेयर जो है आईएलडी केसेस में इम्प्लिकेटेड है, लेकिन मिथोट्रेक्सेट से कम है। तो इस हवाले से भी कुछ स्टडीज़ तो फिर जो है वो चल रही होती हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करना है जो आपके लिए कोई कन्फ्यूजन का बायस ना बने। आपके लिए जो है ज़्यादा बेटर है कि अगर, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि अगर आरएआईएलडी है पेशेंट को तो फिर आप उसको उसमें मिथोट्रेक्सेट कंसीडर ना करें। मिथोट्रेक्सेट ऑलरेडी चल रही है तो आप लिफ्लिनोमाइड कंसीडर करें और उस पर स्विच कर दें। आरएआईएलडी की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ गाइडलाइंस को भी डिस्कस करेंगे जो एसीआर ने दी हों या यूलार ने दी हैं। उसकी गाइडलाइंस के हवाले से भी हम जो है वो एसीआर की स्पेशली आपके साथ में शेयर करूँगा। आरएआईएलडी की जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसमें एसीआर का मैं जिक्र करूँगा। आरएआईएलडी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने गाइडेंस दी है कि इसके साथ साथ आपने इसके साथ साथ सिर्फ एसीआर की नहीं है, एटीएस की यानी अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी है, उसकी भी यही गाइडलाइंस हैं आईएलडी की मैनेजमेंट के हवाले से। इम्यूनोसप्रेशन क्या है, आईएलडी में इम्यूनोसप्रेशन जो है वो मेन स्टे है। मेन स्टे क्या है, इम्यूनोसप्रेशन है। स्पेसिफिकली किस में, एनएसआईपी पैटर्न में। उसमें क्या देते हैं आप, एमएमएफ, माइकोफिनोलेट मोफेटल, ये देंगे, और एजाथायोप्राइन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन शुरू में आपने एमएमएफ देना है। एजाथायोप्राइन जो है वो शुरू में बेनिफिशियल नहीं रहेगी। एमएमएफ और एजाथायोप्राइन का यूज़ है। माइकोफिनोलेट मोफेटल जो है उसकी डोज़ क्या दी जाती है, 1 से 3 ग्राम डेली को जो है एनएसआईपी पैटर्न के लिए फर्स्ट लाइन समझा जाता है, 1 to 3 ग्राम डेली। लेकिन माइकोफिनोलेट मोफेटल एमएमएफ जो है तो इससे समटाइम जो है साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, इससे कोई डायरिया हो सकता है। तो फिर आप जो है एमएमएफ को जो है सिंपल से माइकोफिनोलिक एसिड पे स्विच कर सकते हैं, और माइकोफिनोलिक एसिड 360 इज इक्वल टू 500 ऑफ एम जी ऑफ एमएमएफ। तो अगर आपको सिंपल एमएमएफ टॉलरेट नहीं हो रही तो आप उसको जो है माइकोफिनोलिक एसिड माइफोटिक जो है 360 उस पर स्विच कर सकते हैं। 500 ऑफ एमएमएफ इज इक्वल टू 360 ऑफ माइकोफिनोलिक एसिड। तो अगर एमएमएफ अगर आप दे रहे थे, फ़र्ज़ करें 500 वाली बीडी, तो आप 360 वाली बीडी जो है माइकोफिनोलिक एसिड देंगे। ये जो है फर्स्ट लाइन समझी जाती है। एसीआर और एटीएस की दोनों की जो गाइडलाइंस है उनमें ये ट्रीटमेंट जो दिया जाता है। इसके अलावा और जो चीज़ है जो यूज़ भी होती है, वाइडली यूज़ होती है, रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब जो है, लाइट जो है वो अगेन चली गई है, सॉरी लाइट चली गई थी, और हम जिक्र कर रहे थे एमएमएफ और एजाथायोप्राइन के रोल का, और एमएमएफ की डोज पे हमने डिस्कस किया है कि 1 ग्राम टू 3 ग्राम जो है वो डेली दी जा सकती है। तो इसके अलावा एक और ड्रग हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, दैट इज रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब जो है आरएआईएलडी में इसका डाटा जो है प्रॉमिसिंग है, इस हवाले से कि इसमें 2 ट्रायल्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक है SLS-2 ट्रायल, एक है रिसाइटल ट्रायल। तो इन 2 ट्रायल्स के जो डाटा है वो पॉजिटिव आया है, और इस वाइडली जो है रिटुक्सीमैब यूज़ होती है आरएआईएलडी में। वैसे आरए की ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है मैनेजमेंट में, और जो है आरएआईएलडी में भी यूज़ होती है। इसके अलावा एक और ड्रग हम जो डिस्कस करें, निंटिडानिब। निंटिडानिब क्या है कि एंटी फेब्रोटिक ड्रग है, जो इनबिल्ट ट्रायल है उनमें प्रोग्रेसिव फेब्रोजिंग आईएलडी में जो है वो इफेक्टिव साबित हुई है निंटिडानिब। इस ट्रायल में क्या था, आरएआईएलडी के मरीज़ भी शामिल थे, और जो है निंटिडानिब ने जो है वो एफपीसी जो डिक्लाइन था उसको सिग्निफिकेंटली जो है उसको स्लो किया था। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, एफपीसी को जो है वो इसने क्या किया, सिग्निफिकेंटली जो है स्लो किया था इसने निंटिडानिब ने एफपीसी डिक्लाइन को सिग्निफिकेंटली स्लो किया। इस हवाले से ये निंटिडानिब जो है वो यूज़ होती है। इसीलिए अगर आरएआईएलडी में आपको नज़र आता है प्रोग्रेसिव फेब्रोसिंग फिनोटाइप है, तो आप निंटिडानिब जो है वो उसको कंसीडर कर सकते हैं, तो आप निंटिडानिब को यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है पिरफेनिडोन जो है उसका एविडेंस आरएआईएलडी में जो है वो लिमिटेड है, लेकिन कुछ स्टडीज़ उस पर भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो टीएनएफ इनहिबिटर्स हैं वो आरएआईएलडी वाले मरीज़ों में जो है वो आपने एहतियात करनी है, क्योंकि टीएनएफ इनहिबिटर्स क्या है,
वो रेयर केसेस में ILD वर्सन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल पर्ल भी है कि आप जो है इवन ILD के हवाले से आप उसको ये रिटुक्सी में आप दे सकते हैं, आपको RA में भी बेनिफिट देगा और आपको उसमें भी बेनिफिट देगा, ILD में भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बात की निंटिडानिब की, पिरफेनिडोन की भी बात की, इवन इंटरलेकिन 6 इनहिबिटर जो है टोसिलिजुमाब वो भी जो है ILD के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है और RA मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन TNF इनहिबिटर्स को लाइक एडेली है, इटैनरसेप्ट है, इनको जो है इन्फेक्सी है, इनको आपने जो है एहतियात करनी है क्योंकि ILD को कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें इन्होंने वर्सन किया है। इसके अलावा एक और ड्रग है एबाटासेप्ट। एबाटासेप्ट जो है RA-ILD में जो है रिलेटिवली सेफ़र है। इवन जो एबाटासेप्ट है वो उसका जो TB रिएक्टिवेशन का चांस बहुत कम होता है, मैं पहले भी डिस्कस किया था। ऐसा क्योंकि अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में तो अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा जो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, TB का लोड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एबाटासेप्ट यूज़ हो सकती है। TB रिएक्टिवेशन के हवाले से ये सेफ़ है एबाटासेप्ट। तो RA-ILD में रिलेटिवली सेफ़र है और कुछ जो है रेट्रोस्पेक्टिव डाटा सजेस्ट करता है कि जो ILD को स्टेबलाइज़ करता है कि ये जो यूलार की रिकमेंडेशंस हैं 2022 की जो रिकमेंडेशंस हैं ILD का, उस हवाले से एबाटासेप्ट को जो है वो कहा गया है कि ये जो है RA-ILD में यूज़ हो सकती है। इस हवाले से आपने जो है माइंड में रखना है। हमने ये ड्रग्स जो है वो डिस्कस की हैं। ये ड्रग्स दोबारा रिपीट बहुत ही दोबारा से कर देता हूँ। MMF एज़ाथायोप्रिन, रिटुक्सीमैब है, निंटिडानिब है, पिरफेनिडोन है, टोसिलिजुमाब है और एबाटासेप्ट। और आपने TNF इनहिबिटर को जो है वो उससे एहतियात करनी है, वो कॉशन आपने यूज़ करनी है, वो नहीं यूज़ करना। स्क्रीनिंग पर्पज़ जो है ना, स्क्रीनिंग पर्पज़ उसके लिए RA-ILD की स्क्रीनिंग के बारे में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जो RA का पेशेंट है, उन पेशेंट्स को बेस लाइन में अगर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स हैं तो आपने देखना है, उसके बारे में आपने बल्कि पूछना है और आपने चेस्ट एक्सरे करना है। अगर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स हों, पेशेंट को डिस्निया है, क्रोनिक कफ है, तो फिर आप HRCT और PFTs जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको कोई रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स नहीं है तो फिर भी आप एक्सरे आप फिर भी करवा सकते हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, लाइक जैसे हमने ऊपर ज़िक्र किया था कि जिन पेशेंट्स में स्मोकिंग की हिस्ट्री मेल में ज़्यादा होती है, और वैसे भी मेल स्मोकिंग की हिस्ट्री मेल फीमेल कोई भी है और मेल पेशेंट में हाई टेटर RA फैक्टर है, NTCCP पॉजिटिविटी है या डिजीज़ एक्टिविटी उसकी हाई है, तो उसमें तो है जो है रेगुलर मॉनिटरिंग भी सजेस्ट की जाती है। तो इस हवाले से जो है जो रिकमेंडेशंस हैं वो यूलार के स्पेशली वो यही है कि RA के जो पेशेंट्स हैं उनमें ILD की स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग सिस्टेमिकली जो है वो होनी चाहिए और आपको करनी भी चाहिए। तो पाकिस्तान में HRCT की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट जो है वो एक लिमिटेशन तो ज़रूर है क्योंकि छोटे शहरों में HRCT नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे HRCT जो है वो अवेलेबल होता है और अक्सर औक़ात तो जो है जो होते हैं आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वहाँ पे भी अवेलेबल होती है, तो वहाँ से आप जो है वो स्क्रीनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ILD है, आगे हम मज़ीद भी देखते हैं। प्लूरल जो डिजीज़ेज़ हैं, प्लूरल डिजीज़ेज़ RA की एक और मैनिफेस्टेशंस के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ प्लूरल डिजीज़ेज़ इन RA। प्लूरल इन्वॉल्वमेंट जो RA पेशेंट्स में 5 to 20% तक होती है। प्लूरल इन्वॉल्वमेंट 5 to 20% तक होती है, लेकिन सिम्प्टोमेटिक प्लूरल अफीजन जो है वो बहुत ही कम कॉमन है। वो तकरीबन 3 से 5% तक होती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लूरल अफ्यूजन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो है वैसे कम कॉमन है जो सिम्प्टोमेटिक है, लेकिन वैसे हो सकती है सिम्प्टोमेटिक जो है वो 3 to 5% में हो सकती है। और RA प्लूरल अफ्यूजन जो है वो टिपिकली एक्सुडेटिव जो है हो सकती है, एक्सुडेटिव होती है और यूनिलेटरल अक्सर जो है लेफ़्ट साइडेड होती है। जो प्लूरल अफ्यूजन है RA में, ये भी एक क्वेश्चन है कि लेफ़्ट साइडेड क्यों होती है। यूनिलेटरल होती है, मोस्टली लेफ़्ट साइडेड होती है। और प्लूरल फ्लूइड में क्या होता है, जब हम प्लूरल फ्लूइड जो है वो हम उसको देखते हैं तो उसमें ग्लूकोज़ कम होता है और यही चीज़ हमें जो है डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी कि ये जो प्लूरल अफ्यूजन हम देखेंगे और ये जो प्लूरल फ्लूइड को हम जब एग्जामिनेशन करेंगे कि ये RA रिलेटेड है या ये TB है, तो यहाँ पे ग्लूकोज़ जो है
वो प्लूरल फ्लूइड में आरए पेशेंट्स में प्लूरल फ्लूइड में ग्लूकोज बहुत कम होता है। आरए प्लूरल एफ्यूजन की जो है यही क्लासिक फाइंडिंग है और इसी जो है एक्सुडेट से जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ग्लूकोज क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच जो है वो बढ़ सकती है, प्रोटीन भी बढ़ सकती है, सिर्फ ग्लूकोज जो है वो कम होता है। इसके साथ साथ ग्लूकोज के साथ कम्प्लीमेंट लेवल्स भी कम होते हैं। दो चीज़ें अब आपने जो है आपने याद रखनी है। एक तो ये है कि ग्लूकोज कम होगा और कम्प्लीमेंट लेवल कम होगा। दूसरी बात बढ़ेगा, एलडीएच बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ी होगी। और आरए प्लूरल फ्लूइड जो है उसमें ये है आरएफ जो है वो भी प्लूरल फ्लूइड में पॉजिटिव हो सकता है, तो ये भी एक और पॉइंट है। पाकिस्तान में प्लूरल फ्यूजन का सबसे पहला डिफरेंशियल मैंने ऊपर कहा, वो सबसे पहला डिफरेंशियल आपने रखना ही टीबी को है, क्योंकि जो आरए फ्यूजन है और टीबी फ्यूजन है उसमें डिफरेंशिएशन भी ज़रूरी है, क्योंकि टीबी का बर्डन जो है पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। टीबी फ्यूजन में क्या होगा, टीबी फ्यूजन में आपको एडीए मिलेगा। एडीए यानी एडिनोसिन डीएमाइनेज बढ़ी हुई होगी। टीबी पीसीआर भी पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा जो है मैंने ऊपर जिक्र किया था ग्लूकोज, टीबी में जो है यूजुअली ग्लूकोज आरए जितनी कम नहीं होती, कम होती है, इसमें भी ग्लूकोज कम होती है, लेकिन आरए में बहुत ज़्यादा कम होगी, टीबी में नहीं होगी। और एडीए जो है वो बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। आरए प्लूरल फ्यूजन में ग्लूकोज जो है वो इवन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो सकता है, जो कि टीबी में जो है टीबी फ्यूजन में ये रेयर है, इतना कम नहीं होता। बिopसी भी कर सकते हैं, सिलेक्टिव केसेस में आप प्लूरल बिopसी जो है वो कर सकते हैं और ज़रूरी भी हो सकती है। तो इस चीज़ से हवाले से आपने प्लूरल डिजीज़ के बारे में याद रखना है। मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। मैनेजमेंट में आरए की जो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है वही आपके लिए काफ़ी होती है अक्सर केसेस में। तो लार्ज जो सिम्प्टोमेटिक एफ्यूजन्स हैं उनमें थोरिकोसेंटेसिस जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सिस्टेमिक जो ट्रीटमेंट आरए में चल रहा है वही जो है इसके लिए भी काफ़ी हो सकता है। तो आपने इस हवाले से कुछ सेपरेट जो है वो नहीं दी, कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लार्ज एफ्यूजन्स हैं तो फिर आप जो है उसको थोरिकोसेंटेसिस आप कर सकते हैं। अब और चीज़ हम देखते हैं, पल्मोनरी नोड्यूल्स। पल्मोनरी नोड्यूल्स आरए की एक और पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस हैं। पल्मोनरी नोड्यूल्स हमने आरए नोड्यूल्स शुरू में कहे हैं, ये पल्मोनरी नोड्यूल्स हैं। पल्मोनरी रूमेटॉइड नोड्यूल्स लंग पैरेन्काइमा में सबसे जो यू कैन से सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स की तरह ही हैं, लेकिन आरए फैक्टर पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ये ज़्यादा होते हैं पल्मोनरी नोड्यूल्स, और मल्टीपल हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकता है। और यूजुअली ये बेसिकली क्या होते हैं, पल्मोनरी नोड्यूल्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन यहाँ एक और कॉमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिटफॉल भी यहीं पे भी मैं बता देता हूँ। पल्मोनरी जो नोड्यूल्स हैं उसको कभी भी जो है डायरेक्टली आपने आरए नोड्यूल्स अज्यूम नहीं करना बगैर कोई मैलिग्नेंसी या टीबी को रूल आउट किए। ये नहीं है कि आपको पल्मोनरी नोड्यूल नज़र आ रहा है, आप कहें नहीं जी ये आरए का पेशेंट है तो ये है ही आरए नोड्यूल्स, लेकिन आपने क्या करना है, मैलिग्नेंसी को और टीबी को आपने रूल आउट ज़रूर करना है। पाकिस्तान में स्पेशली क्यों, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री में, एशिया में भी पाकिस्तान जैसे कंट्री में स्पेशली जहाँ टीबी का और लंग कैंसर का जो है वो प्रीवेलेंस बहुत ज़्यादा है। ये दोनों टीबी और लंग कैंसर बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट हैं। और हर पल्मोनरी नोड्यूल की जो थारो वर्क है फिर इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने देखना है कि टीबी या मैलिग्नेंसी तो नहीं है, फिर आपने जो है इसको कंफर्म करना है। इसमें क्या होगा, कैविटेटिंग पल्मोनरी नोड्यूल्स जो है वो आरए में जो है वो हो सकते हैं, लेकिन ये टीबी में भी इसी तरह का होगा, कैविटेटिंग हो सकते हैं। तो ये टीबी से बिल्कुल जो है वो मिलते जुलते हो सकते हैं। रेडियोलॉजिकली जो है वो अगर हम बात करें तो जो कैप्लान सिंड्रोम है, कैप्लान सिंड्रोम एक वैसे तो एक रेयर कंडीशन है जिसमें जो है वो क्या होता है, जो कोल वर्कर्स हैं उसमें निमोकोसिस होती है, उसके साथ आरए मिलकर लार्ज पल्मोनरी नोड्यूल्स जो है बनाते हैं। ये पाकिस्तान में भी क्योंकि कोल माइंस बहुत ज़्यादा हैं तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। तो आपने इस हवाले से जो है वो आरए को और टीबी को डिफरेंशिएट कर लेना है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में हम बात करते हैं। पल्मोनरी आरए से रिलेटेड जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो आरए में वैसे तो रेयर है, लेकिन सीरियस मैनिफेस्टेशन हो सकती है, पॉसिबल तो है, क्योंकि जो आईएलडी है उसकी वजह से ये सेकेंडरी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकती है, या डायरेक्ट जो है वो पल्मोनरी वास्कुलोपैथी जो है
वो भी तो हो सकती है, या आईएलडी से रिलेटेड हो सकती है, या डायरेक्ट जो है वो पल्मोनरी वास्कुलोपैथी जो है वो हो सकती है। इसमें क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में डिस्नी होगा, इसमें भी फटीग होगी, एक्सर्शनल जो है वो लिमिटेशन जो है वो भी होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए वैसे तो ईको ही करवाई जाती है, ईको करवा सकते हैं, लेकिन राइट हार्ट जो कैथेटराइजेशन है उससे जो है वो डायग्नोसिस पॉसिबल है। मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें पल्मोनोलॉजिस्ट की भी इन्वॉल्वमेंट रख रही है आपने। इस हवाले से ये चीज़ जो है आपने देखनी है। पल्मोनरी अपने एयरवे डिजीज़ मज़ीद हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि एयरवे डिजीज़ के बारे में हम आरए में सिर्फ यहीं तक कहानी नहीं है कि हमने पहले कहा कि आरए नोड्यूल्स हैं, फिर उसके बाद हमने आईएलडी को डिस्कस किया और फ्यूजन को डिस्कस किया, अब हमने पल्मोनरी नोड्यूल्स को डिस्कस किया। एयरवे डिजीज़ भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्रिको आर्टिनाइड जो है जॉइंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्रिको आर्टिनाइड जो जॉइंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है, ये जॉइंट क्यों है, क्योंकि ये लेरेंक्स में है क्रिको आर्टिनाइड जॉइंट, और ये भी क्रिकोटिनाइड जो जॉइंट है ये भी साइनोवियल जॉइंट है। इस हवाले से भी इसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकती है। क्रिकोरेटिनाइड जो जॉइंट है ये क्रिकोरेटिनाइड आर्थराइटिस में जो है क्या हो सकती है, हॉर्सनेस हो सकती है। अक्सर पेशेंट जो है वो आके आपसे कंप्लेन करते हैं कि ये मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अब मुझे हॉर्सनेस हो रही है। तो ये किसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्रिकोरेटिनाइड के जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। डिस्फीजिया हो सकता है, थ्रॉट पेन हो सकता है, आप ये सवेयर केसेस में ये हो सकता है। तो इस तरह क्या है, और पेशेंट वैसे जो होते क्योंकि इसमें एयरवे कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है, ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। और अगर एयरवे कंप्रोमाइज़ है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन सकती है, और अगर आपने इसको जो है वो टाइमली रिकग्नाइज़ ना किया, आपने इसको तशख़ीस ना की, तो पेशेंट के लिए ये जो है बहुत जो है क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि मरीज़ को जो है इंटूबेट जो है वो करना पड़ सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो मरीज़ को इंट्यूबेट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्रिकोटिनाइड जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर जो है इंटूबेशन जो है वो भी मुश्किल हो सकती है। और इसमें क्या होगा, पेशेंट अक्सर औक़ात हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको अगर फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है बहुत लंबे अरसे से स्टीरॉइड ले रहा है, उसको एवीएन हो चुकी है, अगर वो जा रहा है कोई अपनी सर्जरी हिप रिप्लेस करवा रहा है, उसको वैसे ही कोई और जी लैब कोली हो रही है पेशेंट की, तो कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसको जीए देना है या उसकी सर्जरी कोई प्लान हो रही है, तो अगर पेशेंट की सर्जरी प्लान हो रही है उससे पहले आपने क्रिकोरेटिनाइड की इन्वॉल्वमेंट जो है उसके बारे में आप जो है एनेस्थीसिया वालों को आपने ज़रूर आगाह करना है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि पेशेंट को जब दे रहे होते हैं, जीए दे रहे हैं या वैसे हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो उससे एक तो सबलक्सेशन होती है C1 C2, वो भी हम आगे जाके करेंगे, और इसके अलावा भी जो है क्रिकोटिनाइड के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करते हुए भी मुश्किल हो सकती है, और वैसे सर्जरी के हवाले से भी जो है आपने एनेस्थीसिया टीम को जो है वो आगाह करना है, उनको आपने ये क्लियर करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज़ ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस। ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस जो है वो आर की एक और रेयर है लेकिन सवेयर एयरवे मैनिफेस्टेशंस है, जो क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न जो है वो दिखाती है। तो इस हवाले से अगर इसको भी है हम बस यहीं ज़िक्र कर देते हैं, अगर ये आपको मिलती है तो इसको भी आपने ट्रीट करना है। पल्मोनरी हमारी यहीं पे एंड होती हैं। अब है ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस, आई इन्वॉल्वमेंट। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस पर हम आते हैं। आई की जो इन्वॉल्वमेंट है आर में वो अंडर एप्रिशिएटेड है। पल्मोनरी तो है ही है, लेकिन आई की तो बहुत ज़्यादा अंडर एप्रिशिएटेड है, और अगर आप मिस हो गई है और अक्सर हो भी जाती है तो विजन लॉस तक जो है वो नौबत जा सकती है। सबसे अहम जो है वो आपने एक असूल याद रखना है आर के पेशेंट में, उसको आपने कहना है कि वो जो है बाकायदगी से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विज़िट करे।
ये क्योंकि ये जो डिजीज़ेज़ है ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ और स्पेशली ये जो है वो जॉइंट की डिजीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये और बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ पेशेंट को लेके जा सकती है। ना सिर्फ डिज़ीज़ की वजह से आपने कहना है कि आरए का पेशेंट, लेकिन मैंने ऊपर पहले भी ज़िक्र किया था एचसीक्यू के हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के हवाले से कि एसीआर की गाइडलाइंस है सितंबर 2025 की, जिनके मुताबिक क्या है कि एचसीक्यू का रोल नहीं है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पेशेंट बहुत सारे अब भी ले रहे होते हैं और बहुत सारे जो है वो फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन को आरए में, क्योंकि सिर्फ अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं बहुत ही सादा अल्फाज में कि सिर्फ जो है वो आपने कॉम्प्लिकेशंस को नहीं देखना। एचसीक्यू अगर आपने किसी को प्रिस्क्राइब की है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, रेटिनल टॉक्सिसिटी जो है वो हो सकती है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास वैसे ओसीटी के लिए भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को तो साथ में अटैच रखना है। अब वन बाय वन जो है हम इन जो ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका। केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका क्या है, यानी इसको हम केसीएस भी कहेंगे, पूरा नाम लेने के बजाय केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका को केसीएस कहते हैं या ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। केसीएस आरए की सबसे कॉमन ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ये सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम का जो है वो पार्ट हो सकती है, ड्राई आई सिंड्रोम केसीएस। ठीक है, तो आरए पेशेंट्स हैं, उन मरीज़ों में केसीएस या क्या हो सकता है 30 से 50% तक जो है वो सेकेंडरी शॉगरेन्स ओवरलैप हो सकता है। 30 से 50% तक जो है वो आरए मरीज़ों में सेकेंडरी शॉगरेन्स ओवरलैप हो सकता है। मरीज़ आपको बताएगा कि मेरी आँख में जलन है, हर वक्त लगता है रेत पड़ी हुई है, चुभती रहती है, मसलता रहता है, ऐसे थिक सा में जो है मादा निकलता रहता है, मेरी आँख सुर्ख रहती है। तो आपने क्या करना है, शिरमर स्ट्रेस से जो है वो टेयर प्रोडक्शन आप मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर 5 मिलीमीटर से कम है 5 मिनट में तो ये अब नॉर्मल है। 5 से कम 5 मिनट में आपने ये करना है शिरमर्स टेस्ट। तो अगर आपने मेजर किया और 5 से कम है 5 मिनट में, तो फिर आपने इसको कंसिडर करना है। इसके अलावा आपने क्या कहना है कि स्लिट लैंप एग्जामिनेशन है और उस पर जो है रोज़ बेंगाल स्टेनिंग से कॉर्नियल की जो एपिथेलियल डैमेज है वो आप देख सकते हैं। जी, कार्नियल डैमेज जो है वो आपको स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पर रोज़ बेंगाल स्टेनिंग जो होती है उससे आपको कार्नियल एपिथेलियल डैमेज नज़र आ सकता है। लेकिन ये बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, उसमें आप उसके अलावा सीवियर केसेस हैं तो उसमें आप फिर साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अक्सर, लेकिन ये आप खुद से करने के बजाय आप रेफ़र कर सकते हैं, ओपिनियन भी ले सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ड्राई आइज़ को जो है वो मरीज़ जो है वो नेग्लेक्ट करता रहता है। वो नहीं बताएगा कि ये जो है मेरी आइज़ में कोई रेत चुभती रहती है। वो आपको जस्ट जॉइंट्स के बारे में बता के चला जाएगा। तो इस बारे में आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि क्योंकि अगर ये ड्राई आइज़ सिंड्रोम है उसको, तो फिर अगर उसने नहीं बताया और आपने आर्टिफिशियल टेयर नहीं दिए या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफ़र नहीं किया, तो इससे क्या होगा कि कार्नियल डैमेज जो है वो हो सकता है। केसीएस के बाद और हम आप जाएंगे सेक्लेराइटिस, एपिसेक्लेराइटिस की तरफ। एपिसेक्लेराइटिस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एपिसेक्लेराइटिस में एक कॉमन, लेकिन जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ये कॉमन है लेकिन यूजुअली बिनाइन ऑकुलर मैनिफेस्टेशन है। एपिसेक्लेराइटिस सेक्लेराइटिस नहीं है। एपिसेक्लेराइटिस को हम पहले ही करते हैं। एपिसेक्लेराइटिस में होता क्या है, जो एपिसेक्लेरा है, एपिसेक्लेरा के जो बाहर की सुपरफिशियल लेयर है वहाँ पे क्या होगा, रेडनेस होती है, जो क्या करेगी, सेक्टोरियल हो सकती है या यू कैन से एक हल्का-फुल्का पेन हो सकता है। तो यूजुअली क्या होती है, ये सेल्फ लिमिटिंग होती है एपिसेक्लेराइटिस। इसमें कुछ नीड नहीं होती जितना ज़्यादा देने के लिए टॉपिकल एंसर्स दें या अगर आप लुब्रिकेंट्स दें तो ये मैनेज एपिसेक्लेराइटिस हो सकती है क्योंकि ये बिनाइन है। लेकिन इसे सेक्लेराइटिस से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेक्लेराइटिस बहुत सीरियस होती है। सेक्लेराइटिस और एपिसेक्लेराइटिस को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चल सकेगा कि क्या इसको मैं खुद ट्रीट कर सकता हूँ जो है टॉपिकल एसिड से, या इसको लुब्रिकेंट्स देके मैं कर सकता हूँ अगर एपिसेक्लेराइटिस है। और अगर आप सेक्लेराइटिस को खुद तक रखेंगे तो काम बिगड़ सकता है क्योंकि सेक्लेराइटिस आरए की एक सीरियस ऑकुलर मैनिफेस्टेशन है जो विजन लॉस तक का बायस बन सकती है, विजन को, बिनाई को
जो है वो ख़तरे में डाल सकती है। स्क्लेराइटिस में क्या होगा, एपिसेक्लेराइटिस को हमने अब सेक्लेराइटिस, सेक्लेराइटिस में जो स्क्लेरा की फुल थिकनेस जो है उस वो पूरी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, फुल थिकनेस इन्फ्लेमेशन होगी। तो इस वजह से एपिसेक्लेराइटिस से आपने डिफरेंस कैसे करना है, ये एक तो बहुत ही कॉमन है और क्वेश्चन भी आता है कि एपिसेक्लेराइटिस और सेक्लेराइटिस। सेक्लेराइटिस में मैंने एपिसेक्लेराइटिस का बताया, उसमें माइल्ड एक होगा, बहुत मामूली सा पेन होगा, लेकिन सेक्लेराइटिस में पेन इस कदर ज़्यादा होगा कि बंदा कहेगा कि जी मेरी आंख जो है वो निकल रही है, ऐसे हाथ नहीं हटाता पेशेंट। एपिसेक्लेराइटिस पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डीप बोरिंग पेन होता है जो कि जो है नाइट टाइम भी रहता है, और आई मूवमेंट से, वो आंख बंद करने से, हरकत करने से पेन जो है वो बढ़ता है। तो आपने सेक्लेराइटिस है तो फिर आपने इसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जो है वो रेफ़र कर रहा है। इसमें क्या होगा, स्क्लेरा जो है वो फुली रेड होगा, ब्लूइश रेड होगा। नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस जो है वो सबसे सीवियर फॉर्म है जिसमें स्क्लेरल थिनिंग और परफोरेशन हो सकती है। ये जो है ये स्क्लेरोमलेशिया परफोरांस कहलाती है और हाई सिस्टमिक डिजीज़ एक्टिविटी का ये मार्कर है। स्क्लेराइटिस का हम ज़िक्र कर रहे थे, तो स्क्लेराइटिस का जो मैनेजमेंट है वो सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन है। आप इसके अलावा सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन को एस्केलेट भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी चल रही होती है, उसके अलावा आप ओरल एनसिड दे सकते हैं, सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, और सवेयर केसेस अगर हैं जो कि आपके एक जो कन्वेंशनल थेरेपी चल रही है उससे अगर ये कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर जो है वो बायोलॉजिक्स पे जो है वो जाना पड़ सकता है, बायोलॉजिक थेरेपी पे भी जाया जा सकता है, या आप इवन जो है ऑलरेडी मेथोट्रेक्सेट जो चल रहा है, अगर नहीं चल रहा मेथोट्रेक्सेट ऐड करना पड़ सकता है, या बायोलॉजिक थेरेपी पे भी जो है वो जाया जा सकता है। दो जो स्क्लेराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनको आपने फ़ौरी तौर पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना है क्योंकि ये एक इमरजेंसी होती है। तो इस हवाले के आपने डिफरेंशिएट करना है स्क्लेराइटिस और एपिसेक्लेराइटिस को। एपिसेक्लेराइटिस को आप खुद ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए कोई एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, लेकिन अगर स्क्लेराइटिस है तो उसको आप कोशिश करें कि आप उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफ़र करें। अब है जी पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस, इसको पीयूके भी कहते हैं। आर की एक और रेयर लेकिन विजन थ्रेटनिंग ऑकुलर इमरजेंसी है। अब आगे का जो लेक्चर है मैं ज़रा तेज़ी से रिकॉर्ड करूँगा, चीज़ें जल्दी जल्दी जो है वो एंड करेंगे लेक्चर को। पीयूके ये इसमें क्या होता है, ये कार्निया के पेरिफेरल पार्ट में अल्सरेशन है जो कि नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस के साथ हो सकती है, और ये जो आर एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस इसकी वजह हो सकती है। तो इस वजह से आपने पीयूके को जो है वो देखना है। अगर अनट्रीटेड पीयूके रह जाती है तो इससे क्या हो सकता है, कार्नियल परफोरेशन जो है वो हो सकती है अनट्रीटेड पीयूके की वजह से। तो इसमें क्या होता है, ये भी हाई सिस्टेमिक डिजीज़ एक्टिविटी का बहुत ही बैड प्रोग्नोस्टिक साइन है। तो मैनेजमेंट में अगर इसकी बात करें तो मैनेजमेंट इसमें भी जो है एग्रेसिव सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन दी जाती है, और ज़रूरी भी होता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है वो कॉर्नियल परफोरेशन का चांस बन सकता है। इसमें क्या हो सकता है, अगर हम एग्रेसिव सिस्टेमिक उसमें क्या होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड दिया जा सकता है, या रिटुक्सीमैब जो है वहाँ तक भी जो है वो जाना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं, ये कंप्लीट होगी, मैं दोबारा अब जो है HCQ पे आऊँगा, वहाँ इसका ज़िक्र करें क्योंकि हमारी ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट है। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की जो टॉक्सिसिटी है उसमें क्या हो सकता है, रेटिनल टॉक्सिसिटी हो सकती है। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन रेटिनल टॉक्सिसिटी का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में HCQ जो है वाइडली यूज़ होती है और आई मॉनिटरिंग होती नहीं है, बगैर किसी मॉनिटरिंग के, बगैर किसी स्क्रीनिंग के, और इस कदर जो है लिखी जाती है। इवन हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, साथ में HCQ दे दी जाती है। जो ही वो कहते हैं माइट भी उनको किसी भी और भी रीज़न से जॉइंट पेन है तो उसमें क्या होगा, HCQ लाजमी तौर पर ऐड कर दी जाती है। HCQ क्या है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है और डोज डिपेंडेंट जो है वो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। इस हवाले से HCQ अगर पेशेंट ले रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग भी करवाएं, OCT आपको करवाना चाहिए, और उसकी सर्विलेंस भी जो है वो रखना चाहिए। रिस्क फैक्टर में हम क्या कर सकते हैं, डोज़ का जो है वो जिक्र करेंगे। और डोज़ एक और चीज़ मैं यहाँ पे और इस वजह से भी कहना चाहता हूँ क्योंकि जो पेशेंट है उसका वेट है 49 kg, 200 mg HCQ BD में रह रहा है पेशेंट, तो ये कैसे पॉसिबल है। डोज इज़ 5 mg पर केजी, अगर 5 mg पर केजी है लीन बॉडी वेट, तो उससे ज़्यादा है तो फिर क्या है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। पेशेंट का वेट है 49 kg, 250 उसकी डोज बन रही है, वो तो 400 mg ले रहा है, तो टॉक्सिसिटी का चांस बढ़ जाएगा। तो डोज के मुताबिक भी जो है वो HCQ नहीं दी जा रही होती और स्क्रीनिंग तो होती नहीं है। तो रिस्क फैक्टर में क्या है,
लीन बॉडी वेट से ज़्यादा जो है वो दी जा रही होती है, डोज़ दी जा रही होती है, 5 mg पर केजी से भी ज़्यादा दी जा रही होती है। अगर कोई पेशेंट है उसमें रीनल डिज़ीज़ है, ठीक है? या मैकुलर डिज़ीज़ है या ज़्यादा एज है, तो उसमें भी जो है वो दी जा सकती है कि HCQ के हवाले से टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर इस तरह की स्क्रीनिंग आप नहीं करेंगे तो पेशेंट को जो है वो आई आई टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो ओसीटी आप रिकमेंड कर सकते हैं। और अक्सर औक़ात फिर इस पे पेशेंट को आप अगर उनको गाइड कर दें तो फिर पेशेंट आपके साथ जो है वो डिबेट नहीं करेगा कि आप हमारा क्यों आई एग्ज़ामिनेशन करवा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहीं पे जो है ना, अगर एचसीक्यू की टॉक्सिसिटी के हवाले से एक और चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ कि हमें क्या नज़र आ सकता है। एक तो ये है कि रेड परसेप्शन ख़त्म हो जाएगी। अर्ली टॉक्सिसिटी पे कोई साइन नहीं होता है। अगर लेट टॉक्सिसिटी है तो उस पे एक ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, यू कैन से बुल्स आई मैक्युलोपैथी जो है वो हो सकती है, और ये इरिवर्सिबल होती है। इसी वजह से जो है परमानेंट ब्लाइंडनेस एचसीक्यू की वजह हो सकती है। अगर लेट टॉक्सिसिटी है एचसीक्यू की, तो वहाँ हमें क्या नज़र आएगा, बुल्स आई मैक्युलोपैथी जो है वो नज़र आ सकती है। तो आपने इस हवाले से ये चीज़ बात जो है वो याद रखनी है। और एचसीक्यू की स्क्रीनिंग के हवाले से प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट आए, आप उसको एचसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, एचसीक्यू शुरू करने से पहले बेसलाइन पे आपने ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, और फिर 5 साल बाद आपने ईयरली स्क्रीनिंग करवानी है। आप विजुअल फील्ड टेस्टिंग जो है और स्पेक्ट्रल डोमेन ओसीटी जो है वो करवा सकते हैं, और ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आप रेफ़र करेंगे तो ही पॉसिबल होगा। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा गैप है। लाखों मरीज़ हैं जो एचसीक्यू ले रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि हम किस लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो इसके बारे में हमारा कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो एचसीक्यू का हवाले से जो है ना, आपने आँखों का चेकअप लाज़मी करवाना है, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि हर एचसीक्यू लेने वाले मरीज़ में ये आप एजुकेट भी करें, और ऑप्थेल्मोलॉजिकल ऑप्थेल्मोलिक जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास वो इसको रेफ़र भी करें। ये चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। अब हमारी ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस हो चुकी हैं और पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं जी कार्डिक मैनिफेस्टेशंस पर। कार्डिक मैनिफेस्ट सबसे कॉमन क्या है? पेरिकार्डाइटिस है। तकरीबन 30 से 50% जो आरए पेशेंट्स होते हैं, जो उनकी ऑटोप्सी पे पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट आपको मिलती है, लेकिन क्लिनिकली जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो 1 to 2% होते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पेरिकार्डाइटिस सबसे कॉमन है। टॉप्सी पर 30 to 50% पेशेंट्स में जो है वो कार्डियल इन्वॉल्वमेंट मिलती है, लेकिन जो क्लिनिकली सिम्प्टोमेटिक होते हैं 1 से 2% होते हैं। पेरिकार्डाइटिस में जो है प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, ये आपको मिल सकता है। पेरिकार्डाइटिस की हम बात करें, प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो सकता है, फ्रिक्शन रब हो सकता है, और इको पर आपको क्या मिल सकता है? पेरिकार्डियल एफ्यूजन मिल सकती है। और इसके अलावा आप पेरिकार्डाइटिस के अलावा बात करते हैं मायोकार्डाइटिस की, तो मायोकार्डाइटिस वैसे रेयर है, और कार्डिक जो है वो एमाइलोइडोसिस सेकेंडरी से हो सकती है, जो कि पोरली कंट्रोल्ड आरए में है, और ये एमाइलॉइड डिपॉजिट्स जो हैं वो इसमें आपको मिल सकते हैं। तो इस हवाले से जो है वो कार्डिक इन्वॉल्वमेंट जो है उसके बारे में हम डिस्कस यही कर सकते हैं, और इसको हम आगे हमारे इसी मॉड्यूल में जो हम मज़ीद लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो कार्डिक इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने सिर्फ पेरिकार्डाइटिस को जो डिस्कस किया है, क्योंकि हमने कार्डिक इन्वॉल्वमेंट को हम अलग से लेक्चर में रखा हुआ है, तो हम उसके हवाले से देखेंगे। यहाँ पे हम जो है जनरल जो डिस्कशन में बात करेंगे। इसके बाद है जी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, अभी मैंने पहले भी ज़िक्र किया जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे है सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट। C1 C2 जॉइंट यानी एटलैंटो एक्सियल जॉइंट जो है आरए में अफेक्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी है और वैसे क्लिनिकली भी है। जब पेशेंट की आप आरए का पेशेंट है, उसकी सर्जरी हो रही है, तो इस हवाले से आपने C1 C2 का जो है वो
इसको लाजमी तौर पर देखना है, क्योंकि जो है एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी हो सकती है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन में क्या होगा, C1 वर्टिब्रा जो है वो C2 वर्टिब्रा के ऊपर आकर स्लिप कर जाता है और स्पाइनल कार्ड जो है वो कंप्रेस हो जाता है। एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन में C1 वर्टिब्रा C2 के ऊपर आकर आगे की तरफ स्लिप करता है और स्पाइनल कार्ड जो है वो कंप्रेस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होगा, नेक पेन होगा, ऑक्सीपिटल हेडेक होगा, सवेयर किस्म का, और सवेयर केसेस अगर देखेंगे तो क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है इसमें और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपने देखा है सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे जो है लेटरल व्यू आप देख रहे हैं, उसमें क्या है, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, ठीक है। उसमें एटलेंटो जो है एटलेंटो डेंस इंटरवल आपने मेजर करना होता है। एटलेंटो डेंस इंटरवल में क्या होगा, आपको 3 mm से वैसे नॉर्मली कम होता है, अगर ये 6 mm से ज़्यादा है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत हो सकती है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है जी। 3 mm से कम है इंटरवल, अगर आपने देखना है एटलेंटो डेंस इंटरवल मेजर करना है, 3 mm से नॉर्मली कम होता है, लेकिन 6 mm से ज़्यादा है तो आपने ये जो है वो पेशेंट को रेफ़र करना है, कि क्योंकि जो है सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत हो सकती है। और पेशेंट, क्योंकि आरए की मैंने बताया कि आरए का जो पेशेंट है वो सर्जरी से पहले सर्वाइकल स्पाइन की असेसमेंट उसमें करवाते ही नहीं है, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन की असेसमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इंट्यूबेशन करनी है, उसके दौरान नेक की हाइपर एक्सटेंशन करनी है, तो एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन जो है उसको ये वर्सन कर सकता है और ये एक क्रिटिकल इमरजेंसी की सूरत इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान में यही चीज़ जो है ये ऑफ़न मिस हो जाती है और आरए के पेशेंट्स में रूटीन की जो सर्जरीज़ हैं वहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन की असेसमेंट बिल्कुल भी नहीं की जाती, ना ही ये कोई एनेस्थीसिया की टीम से डिस्कस किया जाता है, ना ही पेशेंट को इस बारे में गाइड किया जाता है कि अगर आपकी सर्जरी होगी तो आप अपने जनरल सर्जन से या आप जो भी आपका जो जो जिस जो है वो स्पेशलिटी से रिलेटेड सर्जरी है उनसे आप अपने सर्जन से डिस्कस करें, तो वो नहीं होता है। तो ये एक सीरियस जो है वो पेशेंट सेफ्टी इशू है, इसको आपने जो है वो माइंड में रखना है। इसके बाद है जी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो है वो आरए में वेस्कुलाइटिस की वजह से हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो इसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा इंटरप्टेड न्यूरोपैथीज़ हैं, यानी कि सीटीएस है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, टिनोसाइनोवाइटिस हो सकती है, डिक्वेरेंट टिनोसाइनोवाइटिस जो है वो हो सकती है। तो इनको जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मैं इनका ज़िक्र कर देता हूँ। अब है जी हेमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। हेमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे अहम क्या है, फेल्टीज सिंड्रोम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू के हवाले से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लिनिकली भी आपको ये पता होना चाहिए। ये आरए में फेल्टीज सिंड्रोम क्या है, ये आरए स्प्लिनोमेगली और लिकोपिनिया की ट्राइएड है। आरए होगी, स्प्लिनोमेगली नज़र है, लिकोपिनिया, तो ये क्या होगा, सवेयर सीरो पॉजिटिव आरए में होता है। सवेयर किस्म सीरो पॉजिटिव होगा, सवेयर डिजीज़ होगी और इन्फेक्शंस का जो है वो चांस इसमें बढ़ जाता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ जो है वो हो सकती है हेमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ क्योंकि इंटरलेकिन 6 ड्राइवन है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हमने बात की थी, इंटरलेकिन 6 जो है वो सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट रखता है, जैसे कि हमने पुराने लेक्चर्स में जिक्र किया था। फटीग भी है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज इंटरलेकिन 6 के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। इसके अलावा क्या होता है, रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है वो एक्टिव डिजीज़ में हो सकती है, रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकती है। इसके अलावा जो है वास्कुलाइटिस हो सकती है। ये भी आरए की एक सीरियस एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस है, जो कि यूजुअली लॉन्ग स्टैंडिंग सवेयर जो है वो सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकती है वास्कुलाइटिस। और अक्सर औकात जो है ये पेशेंट उसको एलर्जी समझकर और इस तरह के पायडर्मा गैंग्रीनोसम को जो है वो डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाता रहता है और उस पर क्रीमें लगाता रहता है, ऑइंटमेंट्स लगाता रहता है। रूमेटॉइड वास्कुलाइटिस जो है वो स्मॉल और मीडियम वेसल्स को जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, रूमेटॉइड वास्कुलाइटिस। तो इस हवाले से ये भी एक क्लिनिकल पर्ल भी है कि ये लार्ज वेसल्स को नहीं अफेक्ट करेगी, ये स्मॉल और मीडियम वेसल्स को जो है वो अफेक्ट कर सकती है। क्लिनिकल पिक्चर्स की बात करते हैं या क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, डिजिटल इन्फार्क्ट्स मिल सकते हैं, यानी उंगलियों के टिप्स पर आपको जो है क्या मिल सकते हैं, ब्लैक कलर के जो है नेक्रोटिक स्पॉट्स मिल सकते हैं। लेग अल्सर मैंने अभी जिक्र किया, लेग अल्सर मिल सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। इसके अलावा मेसेंटेरिक इस्कीमिया हो सकता है। स्किन में नोड्यूल्स शामिल हो सकते हैं। तो ये आरए की वेस्कुलाइटिस के जो है वो फीचर हो सकते हैं। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है।
नील फोल्ड वेस्कुलाइटिस यानी कि पेरिंगुइनल इन्फार्क्ट्स, इसके अलावा आरए डिजीज़ एक्टिविटी का जो है, इसमें अगर हम बात करें तो अगर आपको पेरिफेरल इंगुइनल इन्फार्क्ट्स मिलते हैं तो ये भी रूमेटॉइड जो हम डिजीज़ एक्टिविटी निकालते हैं उसका एक मार्कर हो सकता है। ये नेल्स के गिर्द जो है ना ब्लैक कलर के छोटे छोटे जो है वो डॉट्स आपको मिल सकते हैं जो कि कैपिलरी इन्फार्क्ट्स की सूरत में होंगे। तो इस वास्कुलाइटिस को जो है हम यहीं इसकी मैनेजमेंट को भी शॉर्ट सा जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसकी मैनेजमेंट में भी एग्रेसिव जो है वो इम्यूनोसप्रेशन दी जाती है। स्पेशली हम क्या देखते हैं, अगर पेशेंट है कैंडिडेट साइक्लोफॉस्फेमाइड का तो हम साइक्लोफॉस्फेमाइड दे सकते हैं और हाई डोज साथ पे स्टीरॉइड दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट यंग है और वो जो है फीमेल है और फर्टेलिटी का इशू है तो फिर जो है रिटुक्सीमैब जो है वो दिया जा सकता है। इस हवाले से आपने माइंड में रखना है। और अगर साइक्लोफॉस्फेमाइड भी दिया जाए तो फिर जो है एग स्टोरेज का जो है वो प्लान किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, इसलिए जो है वो प्रेफर किया जाता है कि कॉस्टली है, लेकिन साइक्लोफॉस्फेमाइड की निस्बत जो है वो सेफ्टी प्रोफाइल भी बेटर है, तो रिटुक्सीमैब जो है वो दिया जा सकता है। अच्छा, वास्कुलाइटिस के बाद है रीनल इन्वॉल्वमेंट। रीनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो डायरेक्टली तो आरए में रेयर है, लेकिन जो है क्योंकि आरए किडनीज को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन इसमें क्या होता है सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस जो है वो हो सकती है, जो कि ये भी किस में होती है पोरली कंट्रोल्ड जो है वो मोस्टली सीरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो पोरली कंट्रोल्ड है उसमें अमाइलॉइड डिपॉजिट्स हो सकते हैं और नेफ्रोपैथी इस वजह से हो सकती है। ये भी एक एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा क्योंकि पेशेंट्स जो है बड़े लंबे अरसे से वो जो है एनसेड्स ले रहा होता है, तो एनसेड से जो है वो रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है, जो कि आरए पेशेंट्स को ऑफन जो है वो दी जा रही होती हैं एनसेड्स, तो इस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो अगर हम ड्रग्स की बात करें नेफ्रोटॉक्सिसिटी की तो एमटीएक्स मतलब मिथोट्रेक्सेट जो है और साइक्लोस्पोरिन ये दोनों जो है नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती हैं। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने ऊपर भी जिक्र किया मैं दोबारा यहाँ पे भी बताऊँ ड्राई आइज़ के हवाले से, स्किन शॉकरेंस जो है वो आरए के साथ साथ 30 to 50% जो है वो पेशेंट्स में होता है। ड्राई आइड्स यानी कि केसीएस केराटो कंजक्टिवाइटिस सीका या ड्राई माउथ जो है यानी कि जीरोस्टोमिया, ये इसके क्लासिक फीचर होंगे। और पेशेंट इस यहाँ पे भी आके नहीं बताता, वो अक्सर औकात जो है मुंह की खुश्की को इग्नोर करता रहता है। आपने उन्हें बताना है कि ये सेकेंडरी शॉकरेंस हो सकता है और आपने डेंटल केयर यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे वहाँ हमने ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जो है ऑप्थेल्मिक रेफरल की डिस्कशन की थी, यहाँ पे डेंटल जो है डेंटिस्ट के पास भी आपने ज़रूर भेजना है, क्योंकि आपने पेशेंट अगर उसको ज़ीरोस्टोमिया है तो उससे क्या होगा डेंटल कैरीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो एक बहुत सारी केस स्टडीज़ मौजूद हैं जिसमें अक्सर औक़ात आपके पास भी पेशेंट बताएगा कि मेरे दाँत जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो इस वजह से वो माइट भी और मुँह खुश्क रहता है तो माइट भी दैट वुड बी अ ज़ीरोस्टोमिया और डेंटल कैरीज़ बढ़ सकती हैं, तो डेंटिस्ट के पास भी आपने रेफ़र करना है। तो यहाँ तक हमारी जो है वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस थी। हम एक केस जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, केस स्टडी के ज़रिए हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस की क्लिनिकल अप्रोच समझते हैं। एक पेशेंट है 50 ईयर का मेल पेशेंट है, उसको वो सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्मोकिंग करता है, आपके पास आता है। उसको कंप्लेन है कि लास्ट 3 मंथ से जो है वो उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, एक्सर्शन पर और ज़्यादा सांस चढ़ता है, ड्राई कफ रहती है, फटीग जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जोड़ों का जो पेन है वो कुछ लास्ट फ्यू मंथ से 6 to 8 मंथ से जो है वो अच्छा नहीं है और एग्जामिनेशन में आपने देखा है तो आपको बाइलेटरल बेसल क्रेपिटेशंस मिलती हैं, फिंगर टिप्स पे आपको स्मॉल नेक्रोटिक स्पॉट्स मिल जाते हैं, डिजिटल वेस्कुलाइटिस की तरह जो लगते हैं, और आपने देखा है ओलिक रेनान नोड्यूल्स जो हैं वो भी हैं। आपने एक्सरे करवाया, एक्सरे पे आपको बाइलेटरल बेसल हैज़ीनेस मिल गई। तो इसके अगर ये वाला केस पिक्चर पूरी आपके सामने रखते हैं तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? इमीडिएटली आप क्या जो है वो माइंड में एक रेड फ्लैग आना चाहिए, वो क्या है कि ये आरए-आईआरडी हो सकती है। डिजिटल वेस्कुलाइटिस है, साथ में डिजीज़ पोरली कंट्रोल्ड है। एचआरसीटी आप करवाएँ, एचआरसीटी पे आपको क्या मिल सकता है, आपको बाइलेटरल बेसल यूआईपी पैटर्न मिलता है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। अगर इस तरह की पिक्चर आती है तो फिर आपको अगर एचआरसीटी पे ये है बाइलेटरल बेसल यूआईपी पैटर्न मिलता है तो आप पीएफटीज़ में आप देखें, पीएफटीज़ में अगर आपको रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलता है और डीएलसीओ जो है वो रिड्यूस्ड है
तो आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा। साथ में जो डिजिटल इन्फार्क्ट्स हैं वो रूमेटॉइड वास्कुलाइटिस जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आपके सामने एक आती है तो ये पेशेंट अगर वैसे आप ऐसे अंधाधुंध देखेंगे, बगल ब्लाइंडली आप इसको देखेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी कि ये उसको क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये अगर आप इस क्लिनिकल पिक्चर को सामने रखें तो आपको सामने केस क्लियर हो जाएगा। तो ये मरीज़ क्या होगा, ये सिस्टम सेवियर किस्म का जो है इसको क्या हो सकता है, सिस्टेमिक आरए है और साथ में क्या है, इसकी इन्वॉल्वमेंट है आरए आईएलडी है, जिसके लिए एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जो है वो ज़रूरत है। आपने क्या करना है, इसमें आरए कंट्रोल करना है। आईएलडी के लिए आपने पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ जो है वो कोलैबोरेट करना है। आपने वास्कुलाइटिस को लिए जो है इम्यूनोसप्रेशन एस्केलेट करनी है। उसके लिए जो आईएलडी है उसके लिए आपने एमएमएफ देनी है, 1 टू 3 ग्राम तक देनी है। तो अगर पेशेंट की और हवाले से अब देखें तो उसकी इको करा के देख सकते हैं कि उसको कोई पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, और अगर स्मोकर है पेशेंट तो स्मोकिंग सेसेशन जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि स्मोकिंग आरए आईएलडी को जो है वो एक्सेलरेट करती है। तो आपने स्मोकिंग वैसे भी पेशेंट्स को कहा कर, लेकिन आरए आईएलडी में पेशेंट्स को तो जो है आपने बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना कि वो स्मोकिंग को कंटिन्यू करेगा। ये केस देखा हमने। अब हम कुछ कॉमन पिटफॉल्स को ऐसे बहुत जल्दी से करेंगे, एंड हमारा लास्ट 5 टू 10 मिनट्स हैं। पहला कॉमन पिटफॉल हमारे पास ये है कि आरए का पेशेंट है, मैं दोबारा इधर ही बताऊँ कि उसको डेस्निया तो आप उसको एनीमिया या डीकंडीशनिंग समझें, नहीं, ये आईएलडी मिस हो सकती है। आरए के पेशेंट में डेस्निया या इनको आपने एनीमिया या डीकंडीशनिंग नहीं समझना, उसको स्क्रीन करना है। दूसरा क्या हो सकता है, जो पल्मोनरी नोडुल्स है उसको लिए आपने वर्कअप ना कराना, ये भी कॉमन पिटफॉल है। आप उसमें टीबी को, मैलिग्नेंसी को रूल आउट ज़रूर करें पल्मोनरी नोडुल्स में। तीसरा क्या हो सकता है, सेक्लेराइटिस और एपिसेक्लेराइटिस का फ़र्क समझें। सेक्लेराइटिस इमरजेंसी है, एपिसेक्लेराइटिस नहीं है। 3 पिटफॉल हो गए। चौथा क्या हो सकता है, एचसीक्यू लेने वाले जितने भी पेशेंट्स हैं, आपने उसमें ऑप्थेल्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है, उनमें ओसीटी रिकमेंड करना है, 5 साल के बाद ईयरली आपने स्क्रीनिंग करनी है। इसके बाद आ जाता है सर्वाइकल स्पाइन की असेसमेंट। सॉरी, लाइट चली गई है। अच्छा जी, लाइट फिर से आ गई है, तो एक ही साथ जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन की जो है असेसमेंट है वो भी आपने यहीं पे करनी है, क्योंकि पेशेंट जो है उसकी अगर सर्जरी है तो उससे पहले अक्सर औकात उसको सर्जरी से पहले सर्वाइकल स्पाइन की असेसमेंट की नहीं जाती। तो ये भी कॉमन पिटफॉल है कि सर्वाइकल स्पाइन की असेसमेंट ना करना। इसके अलावा क्या हो सकता है, आरएआईडी में मिथोट्रेक्सेट को आपने कंटिन्यू नहीं रखना, केयरफुली आपने जो है एवेलुएट करना है और फिर उसको स्विच करना है लिफ्लिनोमाइड पे। और प्लूरल एफ्यूजन है एक और कॉमन पिटफॉल, हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लूरल एफ्यूजन है, उसमें पाकिस्तान का पेशेंट में पाकिस्तान के उसमें कॉन्टेक्स्ट में आपने टीबी को जो है वो अज्यूम किए बगैर आरए का डिफरेंशियल रखना। तो ये दोनों हो सकते हैं, टीबी भी हो सकती है, प्लूरल एफ्यूजन और आरए भी हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि आपने शॉगरन को मिस करना, ये भी एक कॉमन पिटफॉल है। ड्राई आइज़ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको उसमें जो है डेंटल कैरीज़ हो सकती हैं। ये कॉमन पिटफॉल्स हैं। आज का जो ये लेक्चर है यहीं पे एंड हो चुका है, और काफ़ी दिन के बाद ये है लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया। मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, तो अब मैं वीक में एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपके लिए भी आसानी रहेगी। तो आपने ये तमाम ये जो हमने डिस्कशन की, ये सिस्टेमिक डिज़ीज़ है आरए, ये कोई जस्ट जॉइंट डिज़ीज़ नहीं है। आपने एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है। अगर हम समरी देखें पूरी उसकी, तो हमने पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस में आरए आईएलडी सबसे सीरियस है। आपने एचआरसीटी करवाना है, पीएफटी से आपने डायग्नोज़ करना है, और आपने देखना है कि अगर एनएसआईपी है उसमें माइक्रोफेनोलेट जो है वो आपने देनी है, और प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस में आपने निन्टिडानिब जो है वो कंसीडर करनी है। ये आपने माइंड में रखना है। और एबाटासिप्ट जो है वो भी जो है आईएलडी के साथ आरए में सेफली यूज़ की जा सकती है एबाटासिप्ट। इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना। प्लूरल एफ्यूजन के बारे में बात करें तो प्लूरल एफ्यूजन में आपने टीबी को एक्सक्लूड लाज़मी करना है। ग्लूकोज़ जो है वो आरए में बहुत ज़्यादा कम होता है, टीबी में इस कदर कम नहीं होता है। तो ये आपने आईएलडी हो गई, प्लूरल एफ्यूजन हो गई, फिर आ जाती हैं ऑकुलर मैनिफेस्टेशन, वो बहुत कॉमन हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस में आपने सेक्लेराइटिस को और पीयू के जो है इन दोनों को इमरजेंसी के तौर पर लेना, और एपिसेक्लेराइटिस और सेक्लेराइटिस को डिफरेंशिएट करना है। और जो है अगर सेक्लेराइटिस है या पीयू की है तो सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन को आपने एस्केलेट करना है। एचसीक्यू के हवाले से रेटिनल टॉक्सिसिटी जो है आपने बताया, उसकी ओसीटी करवाना है बिफोर स्टार्टिंग द ड्रग, और आफ्टर 5 ईयर ईयरली स्क्रीनिंग करवानी है। सर्वाइकल सप्लाइन की एटलांटोएक्सियल सबलक्सेशन आरए में हो सकती है। मरीज़ की जो पेशेंट है उसकी सर्जरी से पहले ये लाजमी तौर पर आपने असेस करना है। अच्छा, इसके अलावा तमाम उन पेशेंट्स में आपने आरए की स्क्रीनिंग जो है वो तमाम सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में करना है और हाई रिस्क पेशेंट्स में करना है, जो जैसे कि स्मोकर हैं, हाई टाइटर एंटी-CCR फैक्टर है, या मेल पेशेंट्स हैं जिनकी डिजीज़ एक्टिविटी हाई है।
तो ये चीज़ें जो है हमारे इस कंप्लीट लेक्चर का हिस्सा थी। अगले लेक्चर में हम जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल सिंथेटिक डमार्ड्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत टाइम के बाद है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद कुछ डिस्कशन को लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच।